अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे थे। हम कर रहे थे ब्रेन की वीनस सप्लाई। जो हमारी ब्रेन है ना, उसकी वीनस सप्लाई होती है बेसिकली साइनसेस से। साइनसेस क्या है आपके पास? साइनसेस आपके पास हैं ब्लड फिल्ड स्पेसेस। ठीक है, ये जो ब्लड फिल्ड स्पेसेस होती हैं ना, ये लोकेटेड होती हैं बिटवीन द ड्यूरा मैटर। ठीक है, उसकी दो लेयर्स के दरमियान में ये साइनस लोकेटेड होता है। और इसके अंदर ट्रिब्यूटरीज आती हैं बाकी सारी वेन्स से। ठीक है, जो हमारे स्कल की ब्रेन की वेन्स, उसके बाद डायाप्लोई ऑफ द स्कल। डायाप्लोइक वेन्स जो होती हैं ना, वो स्कल की वेन्स को कहते हैं। ऑर्बिट इंटरनल ईयर। ठीक है, मतलब हमारी जो ब्रेन, स्कल, ईयर और आइज़ की नर्व्स वेन्स है ना, सॉरी, वो ड्रेन करती हैं इन साइनसेस के अंदर। ये साइनसेस बेसिकली ब्लड फिल्ड स्पेसेस होते हैं आपके पास। अब कितने कितने साइनसेस, टोटल कितने साइनसेस हैं आपके पास? सबके नाम याद होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए है कि अगर आपको कोई साइनस का नेम किसी क्वेश्चन में आ जाता है तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज कि जी ये कहाँ पर है और ये क्या चीज़ है। ठीक है, हमारे पास आ जाता है सुपीरियर सैजिटल साइनस, इन्फीरियर सैजिटल साइनस, स्ट्रेट साइनस, राइट और लेफ्ट ट्रांसवर्स साइनस होते हैं आपके पास, सिग्मोइड साइनस, ठीक है, ऑक्सीपिटल साइनस, और उसके बाद लास्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट आता है ना, वो आपके पास आता है कैवर्नस साइनस। इसमें से सिर्फ आपके लिए ना कैवर्नस साइनस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साइनसेस के आपको नाम पता होने चाहिए कि एक हमारे पास सुपीरियर सैजिटल साइनस है, एक इन्फीरियर है, एक स्ट्रेट है, दो ट्रांसवर्स साइनस है, राइट और लेफ्ट, सिग्मोइड है और ऑक्सीपिटल है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है कि साइनसेस बेसिकली क्या होते हैं? साइनसेस ब्लड फिल्ड स्पेसेस होती हैं जो कि हमारी बाकी सारी जो ब्रेन है ना, उसकी वेन्स को जो है वो करती हैं ड्रेन। ठीक है, अब हमने सुपीरियर सैजिटल साइनस एक डिफरेंट चीज़ है। कल हमने एक फिशर किया था, कोई मुझे उसका बता सकता है कि कल हमने कौन सा फिशर किया था? कल हमने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर किया था। ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, और उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स किए थे। उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स किसी को याद हैं? हाँ जी, सैंड लॉफ्ट। ठीक है, सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन, एब्ड्यूसेंट नर्व, नेजोसिलरी नर्व, लैक्रिमल, ऑक्यूलोमोटर फ्रंटल और ट्रॉक्लियर नर्व। ठीक है, ये हमने कल किया था। ये फिशर है। इस फिशर को ना इस साइनस से कंफ्यूज नहीं करना। साइनस डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, और जो फिशर है वो डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ की समझ लगी है? हाँ। अच्छा, अब यहाँ पर साइनसेस में से ना जो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट साइनस आता है ना, जो आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो है आपके पास कैवर्नस साइनस। ठीक है, अक्सर आपको सवाल वो कैवर्नस साइनस में से पूछ लेता है। ये वन ऑफ द साइनसेस है जो हमारी ब्रेन को जो है ना, उसकी वीनस सप्लाई को ड्रेन करता है। ठीक है, बेसिकली क्या है कि ये भी एक ब्लड फिल्ड स्पेस है ब्रेन के अंदर। अब इसके अंदर के कंटेंट्स क्या क्या हैं? इसके अंदर से पास करती है थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व, और साथ ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी डिवीजन ट्राइजेमिनल नर्व की, यानी 3, 4 और 5 क्रेनियल नर्व्स जो है ना, वो पास करती हैं आपके कैवर्नस साइनस के अंदर से। ठीक है, इसलिए ये साइनस जो है ना, ये बाकियों से थोड़ा सा कह लो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो लेटरल होती है ना वॉल, उसके पास होती है 3, 4 क्रेनियल नर्व और ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी डिवीजन ट्राइजेमिनल नर्व की। इसके अंदर से पास करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और 6 क्रेनियल नर्व। यानी बेसिकली इस तरह याद रख लो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी,
और 3, 4, 5 और 6 जो है ना आपके पास क्रेनियल नर्व, ये पास करती हैं आपके कैवर्नस साइनस से। ठीक है। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो हमने पहले भी की हुई है, कल यानी की है हमने। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर हमने इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को एक तरह से ट्रेस करना हो तो हम इसको कैसे अब ट्रेस करेंगे? कल हमने किया था कि कैरोटिड आर्टरी, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, वो ऑलरेडी हमने कल इसके दो स्ट्रक्चर्स कर चुके हैं जहाँ से ये पास करती है। हाँ, कैरोटिड कैनाल, कैरोटिड कैनाल से कौन से फोरामेन में पास करती है ये? अच्छा, जुगुलर में नहीं करती, लेसरम में करती है। पहले कैरोटिड कैनाल से एंटर होती है, कैरोटिड कैनाल से ये फोरामेन लेसरम में जाती है। ठीक है, वहाँ से पास करती है। उसके बाद ये कहाँ से जाती है? ये जाती है आपके कैवर्नस साइनस से। ठीक है, ये समझ आ गया? ये सारा कुछ, ये एक रिलेशन हम बिल्ड कर रहे हैं कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है वो फिर कैवर्नस साइनस में से पास करती है, और साथ इसके अंदर क्या होती हैं? 3, 4, 5 और 6 क्रेनियल नर्व्स। जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है आपकी, उसके आपके पास दो ही ब्रांचेज होती हैं, ऑफ्थेल्मिक और मैक्सिलरी डिवीजन। ये कैवर्नस साइनस है, समझ लो। ठीक है, ये इसकी लैटरल वॉल है। लैटरल वॉल पर थर्ड नर्व आ जाती है, फोर्थ आ जाती है, और साथ आपके पास इसकी ये दो फिफ्थ की डिवीजन्स आ जाती हैं। ठीक है, और इसके अंदर से यानी मिडल में से पास करती है इंटरनल कैरोटिड और आपकी एब्ड्यूस वो 6 क्रेनियल नर्व। ठीक है, एब्ड्यूसेंट। अच्छा, उसके बाद जो मीडियल वॉल है ना, वहाँ पर आपके पास होती है पिट्यूटरी। ठीक है, मीडियल वॉल पर जाकर के लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये एक तरह से कैवर्नस साइनस के रिलेशंस हैं। अब इसके कंटेंट्स का एक निमोनिक है, ओ टॉम कैट। ठीक है, ओ टॉम कैट इसका एक निमोनिक है। उसमें क्या आता है? ओक्यूलोमोटर नर्व आती है, ट्रोक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, कैरोटिड आर्टरी, एब्ड्यूसेंट नर्व। ठीक है, ये लैटरल वॉल के कंपोनेंट्स हैं, सुपीरियर टू इंफीरियर। अब कोई मुझे बता सकता है कि कैवर्नस साइनस में से सबसे कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड जो है वो कौन सा है, कहाँ से आता है? सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन से। अच्छा, अब ये चीज़ थोड़ी सी ना समझने वाली है, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल है। हमारा जो कैवर्नस साइनस है ना, हमने कर लिया है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब उसके कनेक्शंस होते हैं, यानी ये जो ब्लड फिल्ड स्पेस है ना, ये कनेक्ट भी कर रही है कुछ चीज़ों से। ये कनेक्ट करती है टू द वेन्स ऑफ फेस वाया फेशियल एंड ऑफ्थेल्मिक वेन। ठीक है, दो वेन्स होती हैं, एक आपके पास होती है फेशियल वेन और एक आपके पास होती है ऑफ्थेल्मिक वेन। ठीक है, ऑफ्थेल्मिक वेन में जो आपके पास वेन आती है वो आपके पास आती है इन्फीरियर। क्यों अक्सर वो हमें दोनों ऑप्शन देता है कि इन्फीरियर ज़्यादा कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड है या सुपीरियर ज़्यादा कॉमन रूट ऑफ स्प्रेड है? क्योंकि आपकी इन्फीरियर ऑफ्थेल्मिक और सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक दोनों कनेक्ट करती हैं आपके कैवर्नस साइनस से। अब यहाँ पर हमने फेशियल वेन की है, सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक नहीं की। क्या वजह है उसकी? बेसिकली उसकी वजह ये है कि जो आपकी सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन है ना, वो एक कंटिन्यूएशन है ऑफ द फेशियल वेन। ठीक है, तो आइडर यू कॉल इट फेशियल, यू कॉल इट सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक, बिकॉज सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक जो होती है ना, वो आती है फ्रॉम यूनियन ऑफ फेशियल एंड सुप्रा ऑर्बिटल वेन। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है कि क्यों हम कहते हैं कि सुपीरियर ज़्यादा कॉमन रूट है, जबकि आपके रफ़ी में या बाकी बुक्स में दोनों लिखा हुआ है। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ। हमारे कैवर्नस साइनस के दो कनेक्शन हैं। ठीक है, एक कनेक्शन है फेशियल वेन
और एक है इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। जो आपकी फेशियल वेन है ना, वो सुप्रा ऑर्बिटल वेन के साथ मिलकर बनाती है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक। ये पॉइंट समझ आ गया है। कैवर्नस साइनस के दो कनेक्शन है, फेशियल वेन और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। फेशियल वेन फिर आगे से सुप्रा ऑर्बिटल वेन के साथ मिलती है और बनाती है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अब जब आपको क्वेश्चन आता है कि सबसे कॉमन रूट कौन सी है स्प्रेड की, तो दैट इज सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अब सपोज आपको पेपर में वो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन का ऑप्शन नहीं देता, ठीक है, अगर वो आपसे कॉमनेस्ट रूट ऑफ स्प्रेड पूछ रहा है कि सबसे कॉमन कौन सी है, मैं रिपीट कर देती हूँ, अगर उसने खाली रूट ऑफ स्प्रेड पूछी है ना, तो फिर तो आप इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक भी कर सकते हो अगर आपके पास सुपीरियर की ऑप्शन नहीं है। अगर उसने आपसे सबसे कॉमन रूट पूछी है तो फिर हाँ, आप फेशियल वेन चूज करोगे। कॉन्सेप्ट ये है कि कैवर्नस साइनस के कनेक्शन होते हैं दो वेन से, एक फेशियल वेन और एक इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है, दो वेन्स है, फेशियल और इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक। उसके बाद फेशियल वेन जो है वो सुप्रा ऑर्बिटल वेन से मिलकर सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन बनाती है। इन्फीरियर तो सीधी सीधी पड़ी हुई है ना, सुपीरियर जो होती है ना, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक, वो बनती है, बनानी पड़ती है कह लो, ठीक है। वो बनती है फेशियल और सुप्रा ऑर्बिटल वेन से। सबसे कॉमन जो रूट ऑफ स्प्रेड है ना, वो आपकी है फेशियल वेन, यानी सुप्रा ऑप्थेल्मिक या सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। अब पेपर में वो आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि कैवर्नस साइनस की इन्फेक्शन स्प्रेड करती है टू द फेस मोस्ट कॉमनली थ्रू विच स्ट्रक्चर। उसमें कभी कभी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन का ऑप्शन दिया होता है। हो सकता है कि अगर न्यू पूल का कोई क्वेश्चन बने तो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन का ऑप्शन ना हो, तो अगर वो नहीं होएगा तो फिर क्या चूज़ करेंगे, फिर हम फेशियल वेन का ऑप्शन चूज़ करेंगे, क्योंकि फेशियल वेन से ही सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन बनती है। अब सबको ये पॉइंट समझ आ गया, क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक ना हमने जो सुपरफिशियल पार्ट है ना हमारी ब्रेन का, वो कर लिया है। अच्छा, आई थिंक मैक्सिमम स्टूडेंट्स ना इसी पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो लेट मी जस्ट टेल यू कि कल हमारी दो क्लासेस होंगी। एक क्लास में आपकी 3 to 5 लूँगी और एक क्लास में आपकी 8:30 ऑनवर्ड्स लूँगी, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि हमने तकरीबन कह लो 5 चैप्टर्स करने हैं। हेड एंड नेक भी करना है हमने बैक और स्पाइनल कॉर्ड भी करनी है, और हमने न्यूरो एनाटमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी भी करनी है। वी हैव ओनली 5 days। तो आई डोंट नो डबल ए आपकी कैसे इस तरह कवर हो रही है, बट थेरी के लिए दिस इज़ नॉट इनफ टाइम। तो कल हम दो क्लासेस रख रहे हैं, एक 3 to 5 रखेंगे और एक 8:30 ऑनवर्ड्स रखेंगे, ठीक है। ये मैं ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगी। अगर आपको मोस्ट कॉमन रूट पूछता है ना, तो फिर आप इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक नहीं चूज़ करोगे अगर फेशियल का ऑप्शन दिया है। सपोज़ अगर फेशियल का ऑप्शन नहीं दिया ना और उन्होंने सिर्फ आपसे रूट पूछी हुई है, तो आप सेकंड बेस्ट ऑप्शन चूज़ करोगे इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक, ठीक है। इट डिपेंड्स कि उसने आपको स्टेटमेंट में क्या दिया है। अगर कॉमन का वर्ड है तो फिर सुपीरियर ऑप्थेल्मिक और फेशियल। अगर सिंपल उसने आपको दिया हुआ है कि कहाँ से स्प्रेड करती है और उसने आपको फेशियल का भी ऑप्शन नहीं दिया, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक का भी नहीं दिया, तो फिर आप इन्फीरियर ऑप्थेल्मिक चूज़ करोगे, ठीक है। क्योंकि सबसे कॉमनली जहाँ से स्प्रेड करती है ना, वो आपकी सुपीरियर ऑप्थेल्मिक है, और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक फेशियल की ब्रांच है, ठीक है। कल की क्लास की टाइमिंग्स भी सबको क्लियर हो गई हैं। 3 to 5 अभी तो सिर्फ कल के लिए रखते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमारा कितना कवर होता है, बिकॉज वी डू हैव अ लॉट टू कवर, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसका चलते हैं। हमने ना सुपरफिशियल ब्रेन के हमारे स्ट्रक्चर्स कर लिए हैं। अब हमने चलना है मोर इनवर्स टू द मेन पार्ट जो आपकी ब्रेन है।
ठीक है। हमारी जो ब्रेन है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो आपकी फोर ब्रेन होती है ना एम्ब्रियोलॉजिकली वो बनती है टीलेनसेफ्लॉन और डायनसेफ्लॉन से, 2 पार्ट से। ठीक है। मिड ब्रेन बनती है मीजेनकेफ्लॉन से, और हाइंड ब्रेन टोटल कलेक्टिवली कहते हैं हम इसको रोम्बेनकेफ्लॉन, लेकिन ये बनती है मीटेनकेफ्लॉन और माइलिनकेफ्लॉन से। एम्ब्रियो के सवालों में ना वो अक्सर ये पूछ लेता है ज़्यादा, वो वैसे ना द हाइंड ब्रेन के पूछता है कि मीटेनकेफ्लॉन कौन सी ब्रेन का पार्ट है। तो ये आपको बस नाम जो है ना याद होने चाहिए कि फोर ब्रेन में कौन से हैं और हाइंड ब्रेन में कौन से हैं। ठीक है। जो ये एडल्ट स्ट्रक्चर्स बनाता है ना, ये बेसिकली ये बेशक ना भी याद हो कि कौन से बनाता है, लेकिन ये जो नाम है ना एम्ब्रियोनिक डेरिवेटिव्स, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। अब जो हम फोर ब्रेन कर रहे हैं पहले, ठीक है। फोर ब्रेन के 2 स्ट्रक्चर्स हैं, टीलेनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन। जो आपका टीलेनसेफ्लॉन है ना वो बनाता है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, ऑल्फैक्टरी बल्ब और बेस फोर ब्रेन की। जो डायनसेफ्लॉन है ना उसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस होता है। कलेक्टिवली ये सारे फोर ब्रेन के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन बस इसको एक एम्ब्रियोलॉजिकली जो है ना उसने डिवाइड कर दिया। ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि ब्रेन के अंदर स्पेसिस होती हैं, तो जो फोर ब्रेन के अंदर स्पेसिस है ना वो 2 स्पेसिस हैं, एक लैटरल वेंट्रिकल होती है और एक थर्ड वेंट्रिकल होती है। ठीक है। ये अभी हम सिर्फ फोर ब्रेन पे फोकस कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम करते हैं सेरिब्रम। बेसिकली जो आपका सेरिब्रम है ना वो आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। जो कि आपकी फ्रंटल से लेकर ऑक्सीपिटल लोब तक एक्सटेंड करता है। लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का ये है सेरिब्रम। ठीक है। इस सेरिब्रम की आगे से डिवीजन्स हो जाती हैं लोब्स में, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब, और एक हिडन स्ट्रक्चर होता है जिसको इंस्यूलर कहते हैं। ठीक है। कलेक्टिवली इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेरिब्रम। व्हाट इज सेरिब्रम? सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन जिसके 2 हेमिस्फेयर्स होते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन के मोटर, सेंसरी और कॉग्निटिव फंक्शन को कंट्रोल करता है। इस सेरिब्रम की 2 लेयर्स होती हैं। एक इसकी लेयर जो होती है वो आउटर होती है और एक इसकी लेयर होती है इनर होती है। ठीक है। सेरिब्रम की 2 लेयर्स होती हैं, आउटर और इनर। आउटर लेयर जो होती है वो ग्रे मैटर होती है, इनर लेयर जो होती है वो वाइट मैटर होती है। सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें से जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो है कि नाम अब आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है, और फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। सेरिब्रम बेसिकली फ्रंटल से ऑक्सीपिटल लोब तक ब्रेन का पार्ट है, जिसको आगे हम लोब्स में डिवाइड करते हैं, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ठीक है। जब आप इसको फिर आगे और माइक्रोस्कोपिकली देखते हो तो इसकी जो होती है ना कॉर्टेक्स, वो बनती है ग्रे मैटर से, और जो अंदर वाला पार्ट होता है वो बनता है वाइट मैटर से। ठीक है। अब सेरिब्रम को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लो, एक कॉर्टेक्स और एक आपके पास आता है कॉर्पस कैलोसम। ठीक है। ये जो नेम्स है ना ये आप कहीं साइड पे लिख लो। एट द एंड ऑफ द लेक्चर योर गोल इज़ बेसिकली कि आपको एटलीस्ट ये नाम याद होने चाहिए। ठीक है। ऑब्वियसली इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप 2 घंटे के लेक्चर में अगर किसी ने बिल्कुल ही CNS नहीं किया तो वो सारा कुछ रिटेन कर ले और उसे हर चीज़ की डेफिनेशन आए, हर चीज़ का कोरिलेशन पता हो। ठीक है, इतना मैं नहीं आपसे एक्सपेक्ट करती, लेकिन एटलीस्ट इस लेक्चर के एंड तक ना आपको अगर ये नाम भी याद हो जाते हैं ना तो ये भी मोर देन इनफ है। जब सेल्फ स्टडी करोगे तो बाकी आपको खुद ही याद हो जाएगा। 2 चीज़ें हैं हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, एक हमारे सेरिब्रम में एक कॉर्टेक्स और एक कॉर्पस कैलोसम। जो आपका कॉर्टेक्स है ना वो तो आपका बनता है ग्रे मैटर में से। जो आपका कॉर्पस कैलोसम है ना वो मैस ऑफ वाइट मैटर होती है। ठीक है। जो हमारे सेरिब्रम के अंदर होती है।
ठीक है, इसका सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने बताया है कि व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम, तो ये बेसिकली ब्रेन का वाइट मैटर है। ठीक है, अब हम इसकी और डेप्थ में जाते हैं। तो जो आपका ये जो सेरिब्रम है ना, ये सेपरेट होता है बाय अ डीप क्लेफ्ट, जिसको हम एक लॉन्गिट्यूडनल फिशर कहते हैं, और उस फिशर के अंदर होता है फार्क्स सेरिब्राई। मतलब ये यहाँ तक देखो ना, ये डीप क्लेफ्ट सा स्ट्रक्चर बन रहा है। ये जो क्लेफ्ट है ना, ये आपके सेरिब्रम को जो है वो दो में डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर आपका फार्क्स सेरिब्राई होता है। फार्क्स सेरिब्राई हमने किया था ना कि फार्क्स सेरिब्राई जो होता है वो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को सेपरेट करता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आता है, उसके बाद आपके पास ये आता है कि अब ये जो हमारा सेरिब्रम है, ये इस तरह सॉर्ट ऑफ कह लो वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, इस वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स में इसकी दो डिवीजन होती हैं। एक होती है फोल्ड, कि ये जो अंदर का एक्चुअल हिस्सा है ना, जिसे आप कह लो वर्म अपेरेंस है, वो होती है गायराए। और उस गायराए, एक गायराए और दूसरे गायराए के दरमियान में जो ऐसे गैप सा बनता है ना, या फिशर सा बनता है, उसको हम कहते हैं सल्कस। साइनस और सल्कस को कंफ्यूज नहीं करना। साइनस वीनस सप्लाई होती है, सल्कस होती है दो गायराए को सेपरेट करने वाला एक फिशर टाइप। ठीक है, या सल्कस कह लो एक एम्प्टी स्पेस को समझ लो कि वो सल्कस होता है। ठीक है, यहाँ तक सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सल्कस क्या होता है और गायरस क्या होता है। अच्छा, जो आपका कॉर्पस कैलोसम है ना, वो बेसिकली मैंने आपको बताया है कि उसका वाइट मैटर का फंक्शन है। उसका फंक्शन ये है कि वो ना नर्व के सिग्नल्स लेकर जाता है। ओवरऑल जो हमारी सेरिब्रम है ना, वो मोटर, सेंसरी और कॉग्निटिव फंक्शंस करती है। तो उनके जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करने होते हैं ना, वो इस वाइट मैटर के थ्रू होते हैं। ठीक है, बेसिकली ग्रे मैटर, वाइट मैटर दोनों एक टिश्यू है, बस कलर की बेस पे डिफरेंशिएट हुए हैं, और ये आपके डिफरेंट नर्व सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, अच्छा, बेसिकली ब्रेन जब आप कभी देखते हो तो वो छोटे छोटे वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, तो उसमें से जो वर्म्स होती हैं ना, यानी ये टिश्यू टाइप, ये गायरस है। अब अगर आप एक गायरस को और दूसरे गायरस को साथ रखोगे ना, तो बीच में एक स्पेस सी बन जाती है। जैसे ये रेड और ग्रीन के दरमियान में थोड़ी सी तो स्पेस आएगी, उसको सल्कस कहा है। ठीक है, ये गायरस बेसिकली जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि गायरस इज बेसिकली टिश्यू ऑफ सेरिब्रम। ठीक है, और फंक्शंस गायरस के ही होते हैं। ठीक है, ये जो हम कह रहे हैं ना सेंसरी फंक्शन, मोटर फंक्शन है, सेरिब्रम ये चीज़ें करता है, तो ये बेसिकली गायरस के फंक्शंस है जो हम अब आगे डिस्कस करेंगे। अब ये हमने जो क्लासिफिकेशन की है ना सल्कस और गायरस की, ये आपकी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कि हमारा जो सेरिब्रल है वो एनाटॉमिकली इस तरह डिवाइड हुआ है। एक इसकी क्लासिफिकेशन होती है फिजियोलॉजी के बेस पे। फिजियोलॉजी के बेस पे जो क्लासिफिकेशन होती है ना, वो हमारी होती है हमारे फंक्शंस की बेस पे। हमने भी कहा ना कि मोटर फंक्शन, सेंसरी फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन करता है आपका ये। हाँ, सल्कस के बीच में जो टिश्यू आता है ना अंदर को, जो वर्म अपेरेंस है, बेसिकली वो गायरस है। गायरस आप यूं कह लो आसानी के लिए कि गायरस सेरिब्रल कॉर्टेक्स का टिश्यू है। ठीक है, या सेरिब्रल कॉर्टेक्स के छोटे छोटे अगर पीसेस कर दोगे ना, तो उस पीस को गायरस कहा है। अब जितनी भी दफ़ा हम गायरस वर्ड यूज़ करेंगे ना किसी भी चीज़ के लिए, तो दैट विल बी अ स्मॉल, छोटा पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। ठीक है, इसलिए मैंने इसका कॉन्सेप्ट दिया।
वो एनाटमी की डिवीजन है। अब हम फिजियोलॉजी की डिवीजन करते हैं। अब हमने पढ़ा है कि हमारा जो सेरिब्रम है वो बेसिकली हमारा पूरा फ्रंटल से ऑसिपिटल लोब तक है, यानी ये जो लोब्स है ना ये छोटी हैं, सेरिब्रम इससे बड़ा है और सेरिब्रम डिवाइड होके इन लोब्स में जाता है। जो आपकी फ्रंटल लोब है ना वो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एरिया है, उसमें इमोशनल ट्रेट्स आ जाते हैं, रीजनिंग, स्पीकिंग, मोटर और आपकी स्पीच एक्टिविटीज आती हैं। जो पेराइटल लोब है ना वो होती है आपका प्रोसोपिग्नोसिया कह लो, या आप कह लो कि टू नो फ्रॉम लेफ्ट और राइट, ठीक है, यानी पोजीशन जो है आपने जो देखनी है ना, दैट इज फ्रॉम पेराइटल लोब, ठीक है। इसके अलावा सेंसेशन, रीडिंग और ओरिएंटेशन पेराइटल लोब से होती है, ठीक है। जो आपका ऑसिपिटल लोब है ना वो मेनली करता है विजन को और कलर परसेप्शन को। जो टेम्पोरल लोब है ना वो लैंग्वेज, बिहेवियर, मेमोरी और हेयरिंग को करता है। ये एक जनरल ओवरव्यू है इनके फंक्शंस का, इनको हम आगे डिटेल में करेंगे, पर बेसिकली जो हमारी लोब्स है ना उनका ये फंक्शन है। अच्छा, अब हम वापस आ जाते हैं एनाटमी पे। अब बेसिकली जो हमारे पास सल्काए होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट सल्कस हैं हमारी इस फुल हमारी जो ब्रेन है ना उसके अंदर। अच्छा, अब इन सल्कस का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली ये जो सल्कस होते हैं ना आपके, यही डिवाइड करते हैं आपके ब्रेन को लोब्स के अंदर, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जो आपकी फ्रंटल लोब है ना उसके साथ होता है आपका सेंट्रल सल्कस, ठीक है, और आपका लैटरल सल्कस, ठीक है। जो आपकी पेराइटल लोब है दैट इज बिहाइंड द सेंट्रल सल्कस एंड अबव द लैटरल सल्कस, यानी यहाँ पर जो है ये लैटरल सल्कस है, ये सेंट्रल सल्कस है, ठीक है। इसकी सिर्फ लोकेशन मैं आपको कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, अदरवाइज इसकी लोकेशन उस तरह से पेपर में नहीं आती। यू जस्ट नीड टू नो कि सल्कस जो है वो लोब्स को सेपरेट करता है और गायरस इसका छोटा वाला पार्ट है, ठीक है। अब हम आते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक सबको सब कुछ समझ आ गया है? किसी को कोई चीज़ रिटेन करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? क्योंकि अब जो चीज़ें आ रही हैं ना वो आपके लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पहले ही इतने सैचुरेट हो जाओगे कि आपको समझ नहीं आएगी ना, तो फिर वो फ़ायदा नहीं होएगा, ठीक है। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है ना कि सेरिब्रम हमारे पास क्या है, उसके बाद हमने उसकी कैसे डिवीजन की है। अब हम उसके छोटे छोटे कह लो कि हमारे पास एक ब्रेन है, हमने उसके पीसेस तोड़े हैं और अब हम उसके पीसेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम एनाटमी की डिवीजन कर रहे हैं इन पीसेस की, इसके बाद हम इसको कोरिलेट करेंगे और फिजियोलॉजी की डिवीजन करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो चीज़ आती है ना वो आपके पास आती है प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। गायरस मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि एक छोटा वाला जो है ना पीस है। तो सबसे पहले छोटा पीस जो हमारे पास आता है वो प्री सेंट्रल गायरस आता है। ये प्री सेंट्रल गायरस क्या होता है कि ये लोकेटेड होता है इन द फ्रंटल लोब और ये मोटर कॉर्टेक्स का एक पार्ट होता है, ठीक है। प्री मोटर एरिया बेसिकली आपका जो होता है ना वो होता है आपका प्री सेंट्रल गायरस, ठीक है। It is a part of the premotor cortex and it lies between the Rolandic and precentral sulci, ठीक है। मोटर फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से प्री सेंट्रल गायरस मोटर फंक्शन कराता है, पोस्ट सेंट्रल सेंसरी फंक्शन कराता है, ठीक है। तो प्री सेंट्रल गायरस क्या कराता है? वो आपकी मोटर मूवमेंट्स करवाता है ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द एरिया, ठीक है। और मोस्टली इसकी क्रॉसिंग कहाँ होती है? मेड्यूला में जाके होती है, यानी राइट साइड का मोटर मूवमेंट जो है वो लेफ्ट साइड का प्री सेंट्रल कराता है और लेफ्ट साइड का मोटर मूवमेंट राइट साइड का प्री सेंट्रल कराता है। ये एक पार्ट है प्री मोटर कॉर्टेक्स का,
अब मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी में हमने इसको एनाटॉमी में भी डिवाइड किया हुआ है और फिजियोलॉजी वालों ने ना अपना इसको फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सारे पार्ट्स को ना डिवाइड किया हुआ है। एनाटॉमी वालों ने ना इसको नेम दिया हुआ है कि ये प्री सेंट्रल गायरस है, ठीक है। फिजियोलॉजी वालों ने क्या किया है कि फिजियोलॉजी वालों ने ना इसको नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इस प्री सेंट्रल गायरस का नंबर जो है ना ये है प्री मोटर एरिया विच इज एरिया नंबर 6, ठीक है। सबके नंबर्स आपके लिए याद करना ज़रूरी नहीं है, बट यू शुड, अगर कर सकते हो तो फिर इट इज़ वेल एंड गुड। प्री मोटर एरिया इज़ एरिया नंबर 6। ये क्या कराता है कि ये मोटर मूवमेंट्स कराता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। मसल टोन को कंट्रोल करेगा और रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करेगा, ठीक है। एमसीक्यू, अब इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, कौन सा एरिया ग्रास्प रिफ्लेक्स को इनिशिएट करता है। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, जैसे जैसे हम करते जाएंगे ना मैं आपको बताते जाऊंगी। जो आपका प्री मोटर एरिया है ना या प्री सेंट्रल गायरस है, एक तो पहली चीज़ इसमें ये याद रखनी है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये इसका एक पार्ट है। दूसरी चीज़, इसका सबसे कॉमन सवाल क्या आता है कि इसका फंक्शन क्या है, तो ये मोटर मूवमेंट कंट्रोल करता है, यही इसका फंक्शन है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। जो आपका नेक्स्ट चीज़ है ना वो आपके पास है आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस। पोस्ट सेंट्रल गायरस कोई मुझे बता सकता है कि क्या चीज़ को कंट्रोल करता है, क्या फंक्शन है इसका। हाँ जी, सेंसरी फंक्शन है। जो आपका पोस्ट सेंट्रल गायरस है ना इसका सेंसरी फंक्शन है, और इसका जो एरिया है ना फिजियोलॉजिकली वो आपके पास है एरिया 3 to 1, ठीक है। यानी प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स इज इक्वल टू पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये कहीं पे ना आप लोग साइड पे लिख लो कि आपका जो प्री सेंट्रल गायरस है वो प्री मोटर कॉर्टेक्स का पार्ट है या प्री मोटर एरिया का पार्ट है, ठीक है। और जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है ना वो आपका प्राइमरी सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स एरिया है, ठीक है। वो बेसिकली क्या है कि ये आपकी टैक्टाइल टच डिस्क्रिमिनेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, इस सब को कंट्रोल करता है, यानी सेंसरी टोटल सेंसेशंस को आपकी कंट्रोल करता है। अच्छा, जो प्री मोटर एरिया है ना वो एरिया 6 है। एरिया 4 जो है ना वो सेपरेटली मोटर एरिया है, वो प्री मोटर एरिया नहीं है। आपकी बॉडी में ना 2 मोटर एरियाज होते हैं। एक मोटर एरिया होता है जो इनिशिएट कराता है मूवमेंट्स को, और एक मोटर एरिया जो होता है ना वो उन मूवमेंट्स को कंटिन्यू कराता है। क्योंकि हम एनाटॉमी के साथ कर रहे हैं इसलिए मैंने अभी आपको एरिया 4 नहीं कराया, ठीक है। जो आपका प्राइमरी मोटर एरिया है वो डिफरेंट है और जो प्री मोटर एरिया है वो डिफरेंट है। हम इसको एक दफ़ा दोबारा करते हैं ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2 तरह की डिवीजन्स हैं। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको सेपरेटली दोनों करा देती हूँ, रिलेट नहीं करवाती। मुझे बताओ सेपरेटली दोनों करनी है या रिलेट कर करके करनी है। अच्छा, अब रिलेट करके करनी है ना तो अब ज़रा गौर से सुनो। एनाटमी के हवाले से ये गायरस है और फिजियोलॉजी के हवाले से ना इनका नंबर है, ठीक है। हमारे पास फिजियोलॉजी में ना 2 मोटर एरिया हैं, एक एरिया नंबर 4 है, एक 6 है, ठीक है। जो 4 वाला एरिया है ना वो आपका खाली मोटर एरिया है, प्राइमरी मोटर एरिया, ठीक है, मोटर एरिया।
ये क्या कराता है, मूवमेंट इनिशिएट कराता है। अब सपोज मेरे सामने पेन पड़ा है, मैंने सोचा है मैंने पेन उठाना है, तो वो जो उठाने तक का एक्शन है ना वो इस एरिया ने कराना है, 4 ने, ठीक है। इसकी एनाटॉमिकली डिवीजन नहीं दी है, सही है। अब जो दूसरा आपका एरिया है ना वो आपका है एरिया नंबर 6। एरिया नंबर 6 है आपका प्री मोटर एरिया, ठीक है। ये क्या कराता है, आप पेन उठा लिए है ना, एक होता है ऑटोमेटिक रिएक्शन, यानी अब बीच में आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ता। मैंने एक दफ़ा सोचा है मैंने पेन उठाना है, मैंने उसको पेन को पकड़ लिया, अब वो खुद ब खुद ही मेरा हाथ उसको उठा लेगा, वो एक्शन को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। वो जो ऑटोमेटिक इन एक्शन होता है या रिफ्लेक्स एक्शन आपकी बॉडी का होता है, वो आपका करता है प्री मोटर एरिया, ठीक है। यहाँ तक इतनी समझ आ गई है कि 2 मोटर एरिया होते हैं, दोनों का क्या डिफरेंस है। अब जो प्री मोटर एरिया है ना आपका, उस प्री मोटर एरिया का पार्ट है एनाटॉमिकली प्री सेंट्रल गायरस। अब पेपर में इसका क्या रिलेशन है, पेपर में इसका ये रिलेशन है कि कभी कभी वो आपसे पूछ लेता है कि कौन सा मोटर एरिया आपका ऐसा है जो कि मूवमेंट्स को इनिशिएट करवाता है। तो अब ये आप लोग बताओ कि कौन सा मोटर एरिया है जो मूवमेंट्स को इनिशिएट कराएगा, चाहे नंबर से बता दो चाहे नेम से बता दो। प्री मोटर एरिया नहीं, सिंपल मोटर एरिया से याद रखो, प्राइमरी भी बेशक ना याद रखो अगर किसी को कंफ्यूजन होती है, वैसे प्राइमरी मोटर एरिया है, ठीक है। अब ऑटोमेटिक मूवमेंट्स कौन सा एरिया करवाएगा, हाँ जी, 6 जो एरिया है ना वो आपकी ऑटोमेटिक मूवमेंट करवाएगा। अब अगर मैं पूछूं कौन सा गायरस है जो मोटर फंक्शन कंट्रोल करता है, तो फिर प्री सेंट्रल गायरस। अच्छा, अब एक और चीज़ है, अगर वो आपसे पेपर में पूछता है कि आपके पास कौन सा एरिया है जो कि आपकी ऑटोमेटिक मूवमेंट्स कराता है और एरिया 4 दे देता है और साथ आपको प्री सेंट्रल गायरस की ऑप्शन देता है, 6 का भी नहीं देती और प्री मोटर एरिया का भी नहीं देते, तो फिर आप क्या चूज़ करोगे। क्वेश्चन है कि कौन सा एरिया जो होता है वो आपकी ऑटोमेटिक मूवमेंट्स करवाता है, और उसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक आपके पास है प्राइमरी मोटर एरिया और दूसरा आपके पास है प्री सेंट्रल गायरस। तो यस, तब आप प्री सेंट्रल गायरस को चूज़ करोगे। अगर आपके पास एरिया 6 का या प्री मोटर कॉर्टेक्स का नहीं ऑप्शन आता, तो फिर सेकंड बेस्ट ऑप्शन इज उसका एक पार्ट विच इज़ द प्री सेंट्रल गायरस। यहाँ तक सबको प्री सेंट्रल गायरस और इसके मोटर एरियाज का समझ में आ गया है कि ये क्या है।